हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे व्हाट इज टैक्स एंड टाइप ऑफ टैक्स। तो उन्हीं टाइप्स में से हमें आज एक अपने टाइप्स को कंप्लीट करना होगा। उसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। जी हाँ, आज से हमारा डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट होता है और हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में भी हमें इनकम टैक्स पढ़ना है। जैसे कि मैंने बताया था, डायरेक्ट टैक्स में दो टैक्स आते हैं, एक इनकम टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स भी आता है, लेकिन सिर्फ हमें इनकम टैक्स पढ़ेंगे। ओके, तो इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए हमारे पास फिलहाल क्या सोर्सेज हैं? पहला तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, एंड देन दूसरा हमारे पास फाइनेंस एक्ट है, जो कि हर साल बजट के द्वारा पास किया जाता है। ओके, देन फाइनेंस एक्ट जो हमें पढ़ना है, मतलब कि जो हम अपनी हमारा जो प्रीवियस ईयर है 2019-20 उसके लिए हमें पढ़ने हैं फाइनेंस एक्ट 2019 एंड फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019। अच्छा, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 2019-20 एंड असेसमेंट ईयर है 2020-21। ओके, मैं समझ रहा हूँ आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होते हैं। थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, बस आप देखते जाइए। तो फाइनेंस एक्ट 2019 जो है, पहला वाला जो फाइनेंस एक्ट है वो उसे इंटरिम बजट के नाम से जाना जाता है और वो फरवरी के मंथ में आया था। एंड जो नंबर 2 एक्ट है वो फुल बजट के नाम से जाना जाता है, जो कि जुलाई के मंथ में आया था। अच्छा, तो चलिए हम असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को क्लियर करते हैं। ये देखिए, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का फंडा, आज इसे क्लियर करके छोड़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो आप लाइन दिख रहे हैं ये क्या है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं क्या है? कमेंट करके बताइएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, तो मैं बताता हूँ, ये समय सीमा है। क्या है? समय। अच्छा, यकीन नहीं होता तो चलो देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये समय कैसे है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये इसमें 1 अप्रैल 2019 एंड देन यहाँ पर लास्ट हुआ 31 मार्च 2020। देन फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल एंड 2020 एंड ये वाला ईयर भी लास्ट हो गया। तो देखा, ये है ना समय, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड। ओके, तो चलिए बच्चों, मैं आपको मजाक से हट के बताता हूँ कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। ये देखिए, हमारा जो ये वाला साल है ना और ये वाला साल, इन दोनों पर ही डिपेंड करेगा कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। ये देखिए, जो हमारा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक है, इसे बोलेंगे हम प्रीवियस ईयर। ठीक है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट बाद जो ईयर होता है, जो कि हमारे लिए होगा 1 अप्रैल 31 मार्च 2021, तो उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अच्छा, अब आपके मन में डाउट आया होगा कि आपने तो बता दिया कि हमारे लिए 1 अप्रैल 19 से लेकर 20 तक प्रीवियस ईयर है, लेकिन और प्रीवियस ईयर के बाद बिल्कुल नेक्स्ट जो ईयर होगा वो असेसमेंट ईयर होगा, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे, है ना? मैं समझता हूँ आपके मन में यही डाउट आ रहा होगा, तो आपका ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये लिखा है कि ईयर इन विच वी अर्न टोटल इनकम, तो हम उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ओके, लेकिन प्रीवियस, आपको लगता होगा कि प्रीवियस ईयर पर डिपेंड करता है असेसमेंट ईयर, लेकिन ऐसा नहीं है। असेसमेंट ईयर के होने पर डिपेंड करता है हमारा प्रीवियस ईयर। वो कैसे? ये देखिए, अभी मैं ये सब आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी आप पहले देखिए, ये जो हमने टोटल इनकम अर्न की है जिस ईयर में, उस पर हमें नेक्स्ट ईयर में टैक्स देना होता है। ये देखिए, ईयर इन विच वी कैलकुलेट टोटल टैक्सेबल इनकम। हम जिस, देखो, प्रीवियस ईयर में तो हमें अर्न कर ली हमने अपनी सारी इनकम, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर में वो इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। अब आप कह रहे होंगे, जब हमने अर्न कर लिया उतनी ही इनकम हो गई हमारी, और यहाँ पे बस कैलकुलेट करने की जरूरत, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम, ये देखिए यहाँ पर टोटल इनकम है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल टैक्सेबल इनकम। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ये हम अपने आगे की वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि टोटल इनकम एंड टोटल टैक्सेबल इनकम में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। एंड
असेस टैक्स, असेस का मतलब होता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेट टैक्स ऑन दैट इनकम टू पे इट, उस इनकम पर हम, उस इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम पर हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, असेस करते हैं और उसे फिर पे कर देते हैं। ये देखिए, जिस ईयर में हम टैक्स को असेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उस ईयर को बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर, और उस ईयर से जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर होता है उसे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, मतलब उसे पिछला साल जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ओके, आई होप आपको असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का फंडा बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको इसी के साथ एक गुरु मंत्र देना चाहूंगा, हाँ गुरु मंत्र कह सकते हैं इसे, गुरु मंत्र। ये देखिए, असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज फॉर 12 मंथ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा असेसमेंट ईयर है ये वाला, यहाँ से 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 तक, ये हमेशा 12 मंथ के लिए ही होगा। अच्छा, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर कैसी बात कर रहे हो, हमें भी पता है 1 साल 12 महीने का ही होता है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ उसका आंसर आप 100% श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ कि गलत दोगे। अच्छा, तो चलो बताओ, आप बोल रहे हो कि एक ईयर हमेशा 12 मंथ का होता है। अच्छा, तो बताइए क्या प्रीवियस ईयर कितने मंथ का होगा? ओके, आपका कहना है कि 12 मंथ का होगा, बिल्कुल सही, 12 मंथ का ही होता है ये भी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये 12 मंथ से कम के लिए हो सकता है? सोच कर बताइए। ओके, सोचिए। तो चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये लीजिए, प्रीवियस ईयर में बी लेस देन 12 मंथ। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये क्या 1 साल 12 महीने से कम का हो सकता है? हमने तो आज तक नहीं पढ़ा कि 1 साल 12 महीने से भी कम का हो सकता है। जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर है, ये कम हो सकता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कम होगा, बस मैं बता देता हूँ आपको आखिर प्रीवियस ईयर कैसे 12 मंथ से कम का हो सकता है। देखिए, मैंने कहा कि असेसमेंट ईयर होता है जिस ईयर में हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करके उस पर टैक्स को कैलकुलेट करके पे किया जाता है, और फिर प्रीवियस ईयर का होना डिपेंड करता है असेसमेंट ईयर पर, मतलब जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मान लीजिए मैं आज अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ इस डेट पर, इस पॉइंट पर यहाँ पर मान लीजिए अक्टूबर 1 अक्टूबर 2019 को मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अपनी इनकम, यहाँ पर लिखा है कि ईयर इन विच वी अर्न टोटल इनकम, तो मैंने अपनी इनकम कहाँ से अर्न करना स्टार्ट किया? मैंने 1 अक्टूबर से अपनी इनकम को अर्न करना स्टार्ट किया। तो बताइए इस हिसाब से मेरे लिए प्रीवियस ईयर कितने टाइम की, कितने मंथ का हुआ? तो इस हिसाब से तो ये मेरे लिए 6 मंथ का हुआ, है ना? देखा है ना जादू? तो वही मैं कह रहा था कि प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर, अब बताइए, अब मैंने बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट किया था 1 अक्टूबर को, और मैं असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2020 के बाद मैं अपनी इनकम को कैलकुलेट करूंगा और उस पर टैक्स वगैरह कैलकुलेट करके पे करूंगा, तो क्या ये उसके बाद 12 मंथ से कम का नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा फ्री है, अब 31 मार्च 2021 तक ही असेसमेंट ईयर कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का फंडा और भी अच्छे से क्लियर होगा। सो व्हाट नेक्स्ट? अब हमने ये तो पढ़ लिया कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर इनकम क्या होती है, सॉरी इनकम टैक्स हमें पढ़ना है, इनकम टैक्स के सोर्स क्या होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि टैक्स किसकी इनकम पर लगता है? आपको क्या लगता है, हर किसी की इनकम पर टैक्स लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब एक गांव का किसान है, वो भी इनकम कमा रहा है, क्या उसको टैक्स पे करना है? नहीं। क्या एक सैलरीड एम्प्लॉय है, वो उसको भी टैक्स पे करना है? जरूरी नहीं है कि वो टैक्स पे करे, ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पर। वो बातें क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टैक्स किसकी इनकम पर लगता है। टैक्स लगता है एक पर्सन की इनकम पर। ओ, क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो आपने कहा कि किसान जो है उसकी इनकम पर टैक्स नहीं लगता। अरे सुनो तो सही, ये देखिए, पर्सन की डेफिनेशन में आता है इंडिविजुअल, जिसमें 7 लोग आते हैं।
पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन सबसे पहले आया इंडिविजुअल, नेक्स्ट आया एचयूएफ। आप कहोगे कि एचयूएफ क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आपको इसके लिए फुल डिटेल जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर भी एक बिल्कुल एचयूएफ को डेडिकेटेड करते हुए एक वीडियो बना दूंगा। वैसे सिलेबस से इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अगर जानना चाहते हो एचयूएफ क्या होती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है जब कोई फैमिली मिलकर एक फैमिली बिजनेस चलाती है तो उसे अपने आप को कंपनी की तरह पर रजिस्टर ना करवाना चाहती हो तो उसे अपने आप को एचयूएफ एज अ एचयूएफ रजिस्टर्ड कराना होता है। ओके, द नेक्स्ट ये है एन एओपी और अ बीओआई। एओपी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ओके, देन नेक्स्ट अ लोकल अथॉरिटी, कंपनी एंड फर्म। फर्म देखो, मैं आपको एक यहाँ पर टिप देना चाहूंगा कि पूरे इनकम टैक्स में जहां पर भी फर्म लिखा हो उसका मतलब है इंक्लूडिंग एलएलपी। ओके, तो कभी नहीं बोलना ये बात कि पूरे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कहीं पर भी फर्म लिखा हो तो हमें समझना होगा कि इट इंक्लूड एलएलपी। ओके, देन 7th पर्सन आता है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव, मतलब कि इन 6th में वो कवर नहीं हुआ बट विच आर सेपरेट एंटिटीज इन द आईज ऑफ लॉ। कानून के लिए वो, कानून की नजरों में वो एक सेपरेट एंटिटी है। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, यूनिवर्सिटी जिसको हमने कंपनी की तरह रजिस्टर्ड नहीं कराया हो तो। ओके, देन व्हाट नेक्स्ट। लेकिन इन लोगों की जो मैंने अभी पर्सन्स की बात की, इनकी इनकम पर टैक्स लगेगा या नहीं, ये 2 कंडीशन पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब ये 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं। पहली कंडीशन है हम उस पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस। जी हाँ, रेसिडेंशियल स्टेटस ये क्या होता है। देखिए बच्चों, आराम से बैठिए, मैं इसको आगे वाली क्लासों में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस को लेकर हमारा एक फुल डेडिकेटेड चैप्टर है। आगे हम उसी चैप्टर में रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे। ओके, और दूसरी बात होती है एग्जम्प्टेड इनकम, जो कि सेक्शन 10 में कही गई है। एग्जम्प्टेड इनकम की कहीं उस पर्सन ने जो इनकम अर्न की है वो एग्जम्प्ट तो नहीं है। ओके, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो पर्सन कहलाता है असेसी। ओके, ये बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड देन दैट पर्सन कॉल्ड असेसी। लेकिन चलो ये तो हो गया कि ये सारी कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई तो हम उसे असेसी बोलेंगे, लेकिन असेसी की अपनी खुद की एक डेफिनेशन है इनकम टैक्स के अनुसार। ठीक है जी, तो वो लिखिए सेक्शन 2 एंड क्लॉज 7 में। अच्छा बच्चों, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले आपने देखा होगा कि जैसे सेक्शन 2 है तो जो इसके बाद ब्रैकेट आता है इसको बोलते हैं क्लॉज। अच्छा, और जो सेक्शन 10 होता है, जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10 है, उसके बाद भी जो ब्रैकेट्स होते हैं हम उनसे क्लॉज बोलते हैं। लेकिन इनके अलावा सेक्शन 2 और 10 को छोड़कर बाकी सभी के साथ हम क्लॉज न लगाकर सब सेक्शन लगाते हैं। अच्छा जी, अभी क्लॉज और सब सेक्शन का क्या फंडा होता है। देखिए, जिस सेक्शन के प्रोविजन एक दूसरे पर डिपेंड करते हों, क्या कहा मैंने, जिस सेक्शन के प्रोविजन एक दूसरे पर डिपेंड करते हों तो हम उसके सब जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको बोलते हैं सब सेक्शन। लेकिन जिस सेक्शन के प्रोविजन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते तो उनको हम बोलते हैं क्लॉज। जैसे कि सेक्शन 2 ये डेफिनेशन का सेक्शन है, तो इसमें हम सारी डेफिनेशंस किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, अपने आप में सारी डेफिनेशंस फ्री हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे क्लॉज। सेक्शन 2 क्लॉज, ये बात हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। असेसी में हम दो पार्ट में इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। पहला है पर्सन, असेसी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। किसी पर्सन के द्वारा कोई भी टैक्स या फिर कोई भी मनी पे किया हो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, तो हम उसे असेसी मानेंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है उसमें हम बोलते हैं इंक्लूड्स। ये था मीन्स, असेसी मीन्स, यहाँ पे है असेसी इंक्लूड्स। असेसी 3 लोगों को इंक्लूड करता है, वो 3 लोग कौन कौन है। पहला, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट
इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग की गई है, हैज बीन टेकन की गई है फॉर द असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट मैंने बताया कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन ऑफ, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हिज इनकम, इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही असेसेबल, असेसेबल मतलब कि उसके हैंड पे टैक्सेबल होगी, उसके हैंड पे कैलकुलेट होगी। ऐसा कब होता है? मान लीजिए कि एक फादर है, एक बेटा जी है, एक फादर है, एक बेटा जी है, बेटा जी को इनकम हुई है तो वो फादर के हैंड पे टैक्स होती है, तो उस केस में अदर पर्सन, इनकम ऑफ अदर पर्सन पर, इनकम जो है अदर पर्सन के मतलब बेटा जी की है, और वो जो टैक्स होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, ओके, तो उसे भी हम असेसी मान इंक्लूड, असेसी में इंक्लूड करेंगे। assessment of loss sustained by him or by such other person and the amount of refund due to him or such other person, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह। नेक्स्ट आता है कि इनकम टैक्स एक्ट के, एक्ट 1961 के किसी भी प्रोविजन के तहत जिस पर्सन को डीम्ड एसएससी माना गया है उसे इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत किसी भी पर्सन को अगर एसएससी इन डिफॉल्ट माना गया है, डीम्ड किया गया है, तो उसे एसएससी की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। अभी एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है? एसएससी इन डिफॉल्ट, ओहो, एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है? एसएससी इन डिफॉल्ट होता है कोई भी पर्सन जिसने अपने टैक्स की लायबिलिटी को या फिर कोई फाइन पेनल्टी वगैरह को पे करने में डिफॉल्ट किया है या लेट से पे किया है, तो उसे हम एसएससी इन डिफॉल्ट कहते हैं। ओके,